नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जब बात यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा की आती है तो एक सेक्शन है जिससे हर एक छात्र की नज़रें टिकी रहती हैं और वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पेट के सिलेबस में इस अकेले टॉपिक से परीक्षा में निर्णायक सवाल पूछे जाते हैं और यहीं से तय होता है कि आपका फाइनल स्कोर कितना जाने वाला है। आपकी इसी तैयारी को 100% मजबूत करने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज का सबसे अहम अध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो साथियों, सीरियस मोड ऑन कर लीजिए, पेन और पेपर या नोटबुक हाथ में ले लीजिए। आइए देश के इन महान स्वतंत्रता सेनानियों और ऐतिहासिक क्रांतियों के पन्नों को पलटते हुए अपनी जीत पक्की करते हैं। शुरू करते हैं आज का यह महासेशन। पहला इसमें टॉपिक है स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी प्रारंभिक वर्ष में क्या हुआ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इनमें से जो प्रमुख स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रमुख कारण कौन सा माना जाता है, यह है बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। वर्ष 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। तो ये है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला जो है इसका डिज़ाइन किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ। इसमें स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन में पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था। डेल्टा आंध्र प्रदेश यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसे जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र डेल्टा या डेल्टा आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना था। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई। तो ये हुई थी मुंबई में। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में बम्बई में हुई थी। पढ़ते हैं इसको। 1884 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। इस
यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। एलन एक्टिवन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष 1800 भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। तो ये किसका किया था? 1884 में। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो भारत में राष्ट्रगान जो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। इस गाने में 52 सेकंड लगते हैं। इसे गाने में भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। यानी इसको 24 जनवरी 1950 को जो है ग्रहण किया गया संविधान सभा द्वारा, और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। सर्वप्रथम सबसे पहले यानी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसको गाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल एक साथ आए, जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था। इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त सत्र में लखनऊ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो ये किस समझौते के तहत? तो ये जो है लखनऊ समझौते के तहत जो है आना पड़ा इनको। लखनऊ पैक्ट 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता 1916 के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया गया?
महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो ये है एक अधिवेशन का। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, केवल एक बार। महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार जो है बेलगाम अधिवेशन की 1924 में अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगाम अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष किया? तो 1924 में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ये 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में वर्ष 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहे। इसके बाद में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उन्होंने बाद में कुछ कारणों से इस्तीफा दे दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस प्रस्ताव का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने। बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके पश्चात इस पद का प्रस्ताव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में? 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक नया आ जाता है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है? तो इसमें जो है पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो ये है स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना, भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग, साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। यह आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये जो है तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी। कब की थी? 20 जुलाई 1905 को। यद्यपि कुछ स्रोतों में निर्णय की घोषणा की तिथि जो है 19 जुलाई 1905 भी प्राप्त होती है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये भी चीज़ याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन
के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में कौन सा एक मकसद नहीं था? ये था ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये मकसद नहीं था। बंगाली, बाकी सब थे। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति भी, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये सब इसके मुद्दा रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें जो है बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुए ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसी दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? 16 अक्टूबर 1905 को। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन के निरस्त करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? तो ये थी फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स। गांधी जी ने 1904 में डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 किसने की थी? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। और फिनिक्स आश्रम जो कि प्रथम आश्रम था महात्मा गांधी जी का, तो ये डरबन से बाहर दक्षिण अफ्रीका में बस्ती में नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी भारत से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। महात्मा गांधी भारत से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापार दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भारत से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? तो ये है 1893 में। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये है 1893 में। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन भी पूछा जा सकता है, कौन से रेलवे स्टेशन से इनको बोगी से बाहर किया गया था? तो पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन, प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो इसमें पढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वहां प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की स्थापना कब की? तो ये है फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? निम्न पुस्तकों में से किस ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? तो ये है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी संसद को बांझ और वैश्या कहा है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक में जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी की पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये है महात्मा गांधी की पुस्तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो ये है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके अतिरिक्त इन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो ये है किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना। तो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में अहिंसा, परहेज तथा सत्यता निहित है। किसी राजा का प्रतिकार नहीं करना सत्याग्रह के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ये है चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। किसने राजी किया था? राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये है बिहार में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह बिहार में शुरू किया गया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा है? तो ये है चंपारण सत्याग्रह। नील कृषकों, नील के किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया। इसको पढ़ते हैं ज़रा डिटेल में। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया। वर्ष 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तिनकठिया पद्धति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके होने के वर्ष से मिलाएं। उनके होने के वर्ष से मिलाएं। तो ये है बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में। यानी अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो है 1918 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 में। गांधी जी ने नोआखली की यात्रा की 1946 में। बारदोली का किसान आंदोलन जो है 1928 में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये है कलकत्ता अधिवेशन। सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। अगला प्रश्न है। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला किसान मार्च जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। यानी वर्ष 19 पहला किसान मार्च कब हुआ? 1920 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था? किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये हैं लुई फिशर। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का ही नाम बन गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग, स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन, उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां पर लोग सरल जीवन में उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सकें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये है शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ साथ डॉक्टर किचलू, शौकत अली एवं अन्य लोग थे। डॉक्टर किचलू, शौकत अली और अन्य लोग थे। बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को हुई। उनकी अर्थी को कंधा देने वाले में महात्मा गांधी थे और डॉक्टर किचलू थे, शौकत अली थे और अन्य लोग भी थे। यानी 3 नाम ये जरूर याद रखेंगे। कौन कौन? महात्मा गांधी के साथ शौकत अली, डॉक्टर किचलू और अन्य लोग भी थे और शौकत अली। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्क साम्राज्य में शामिल मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये ऑटोमन के नाम से जाना जाता था। खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमानों का मानना था कि तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। तुर्की साम्राज्य को पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तुर्की साम्राज्य को पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। ये किसके द्वारा? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा? 1919 में भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खलीफा को ख़त्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे खिलाफत समिति का गठन किया गया। मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो ये था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए यह कदम उठाया था महात्मा गांधी जी ने। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने का था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? ये असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन जो है
असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को हुई। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। चौरा चौरी की घटना कब हुई? चौरा चौरी की घटना जो है 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को कह लो। शहीद स्मारक चौरा चौरी के अनुसार चौरा चौरी घटना की वास्तविक तिथि जो है 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थानों में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह चौरा चौरी की घटना प्रसिद्ध हुई। चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, वो कहाँ स्थित है? तो ये है गोरखपुर में स्थित है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन जो है फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चौरी घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद किया? चौरी चौरा घटना के कारण। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो ये है 6 वर्ष की साधारण कारावास। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो ये 6 वर्षों की साधारण सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के साधारण कारावास में 6 वर्ष का कारावास इनको साधारण सजा सुनाई गई साधारण कारावास की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है नमक कर के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम के 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यानी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ, कितने सहयोगी थे? 80 सहयोगी, और 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा तय की। याद रखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था। उस पर क्या किया था? करारोपण किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये शुरू किया था साबरमती में। नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून सांकेतिक रूप से तोड़ा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो ये है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित दिल्ली समझौते को गांधी इरविन समझौते के रूप में भी जाना जाता है। यानी दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ और इसको जो है गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने पर सहमत हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के साथ हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दांडी नामक
दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था। इसे केवल पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, ये कहा। वर्ष 1923 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगें पेश की तथा यह आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करती है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगें पेश की और यह आश्वासन दिया कि यदि सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया। कब किया? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय कम करना, रुपया डॉलर विनिमय कम करना, तो ये है 2 और 3, यानी भू राजस्व 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व महात्मा गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया। वायसराय लॉर्ड डार्विन के समक्ष 11 सूत्री मांग पत्र रखा। इसमें मुख्य सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, रुपए की स्टर्लिंग विनिमय दर कम करना, लगान में 50% कटौती, नमक पर सरकारी इजारेदारी, नमक कर को समाप्त करना आदि मांगें शामिल थीं। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये हैं B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। ध्यान रखना, 1930 से 1931 है। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। द्वितीय गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये भीमराव अम्बेडकर हैं। इसका वही आंसर रहेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। किसने की थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? अभिनव भारत का गठन किसने किया? वी.डी. सावरकर ने। वर्ष 1904 में वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया। वी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत समाज बना। वर्ष 1904 में वी.डी. सावरकर विनायक दामोदर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया। यानी वी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत समाज के गठन किया गया। वी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत समाज बना है। महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया है? ये है मित्र मेला। अच्छा, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसकी स्थापना की गई। वर्ष 1900 ईस्वी में भी दिया गया है कि जो कि त्रुटिपूर्ण है। 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गई थी। निम्नलिखित मिलान करना है। जैसे इंडियन नेशनल पार्टी, इसमें से कौन सा सही होगा? तो मित्र मेला अभी पढ़ा है सभी लोगों में। मित्र मेला वी.डी. सावरकर। गदर पार्टी लाला हरदयाल। होम रूल लीग एनी बेसेंट। और इंडियन नेशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोस। तो ए का 1, बी का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वी.डी. सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो ये थे प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 1908 में। कब? 1908 में जो है 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस द्वारा किया गया था। हालांकि मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड एक अलग गाड़ी में बैठे थे और बम फेंकने के परिणाम स्वरूप मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की मौत हो गई। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये मार्च 1931 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों को ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई।
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 18 अप्रैल 1930 को चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो ये है गणेश घोष ने। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ेंगे। चिट्टग्राम यानी चटगांव विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते थे, सूर्यसेन जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते थे, के नेतृत्व में हुई, जिसमें चटगांव यानी वर्तमान बांग्लादेश में है। चटगांव इस समय कहाँ है? बांग्लादेश में है। पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, लकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया था। कहाँ? 6 क्रांतिकारियों द्वारा गणेश घोष की 6 क्रांतिकारियों द्वारा डंपारा में चिट्टग्राम यानी चटगांव छापे की घटना अप्रैल 1930 में 18 अप्रैल 1930 में। बढ़ते हैं आगे। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए यानी किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में मिदनापुर जिले में हुआ था। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही वह रिवॉल्यूशन पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत शक्ति से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस क्रांति के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। किसको चुना गया? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। कब किया गया प्रयास? 30 अप्रैल 1908 को। किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे? तो ये थे किंग्सफोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1925 में। काकोरी षड्यंत्र कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को, कब? 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। किसको फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब घटित हुआ? घटना घटित हुई 9 अगस्त 1925 को। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या अभिनव भारत ग्रुप या अनुशीलन समिति या गदर पार्टी? तो इसमें शामिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गदर आंदोलन का नेता कौन था? गदर आंदोलन का नेता कौन था? हरदयाल। गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। लाला हरदयाल इसके मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो कौन थे? सोहन सिंह भाकना।
गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ये प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना जो है गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण था। गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण तथा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने का कारण थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1913 में गदर पार्टी का हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है स्थित था, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? मंडी षड्यंत्र गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ मंडी षड्यंत्र। आगे बढ़ेंगे। गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुई और मंडी में सुकेत के अधीक्षक और एवं राजा के वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने और व्यास नदी पर बने पुल को उड़ाने का निर्णय लिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में श्यामजी कृष्ण द्वारा शुरू किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस संगठन के संस्थापक भी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो ये थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना लंदन में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से प्रभावित थे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये था इलाहाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस में पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच गए निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेताओं और समाज सुधारकों में से एक थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन और भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। इन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। दातव्य है कि इंकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी? हसरत मोहानी ने। और इसको प्रसिद्ध किसने किया? भगत सिंह ने। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये है हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी। भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार
राजा महेंद्र प्रताप थे। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित का मिलान करें। रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, अरविंद घोष, भगत सिंह। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब कि पहले रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं, और सूर्य सेन जो है चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित हैं। अरविंद घोष जो है अलीपुर बम मामले से संबंधित हैं। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देख लेते हैं इसको। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र मामला, सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार छापा, अरविंद घोष अलीपुर बम मामला, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो ये थे जतिन दास। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में व्यवहार की मांग करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास को जेल में 63 दिन बाद उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। अब अगला टॉपिक आता है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसमें प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, जिसके तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ अपना एकाधिकार खो दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो ये था 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 का परिषद अधिनियम जो है 1892 के सुधारों का विस्तार था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी? तो ये थी 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी? तो ये 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। अब देखें इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 मुख्य न्यायाधीश सहित निर्धारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 124 के तहत। वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की संख्या है, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों की संख्या के साथ जो है 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? यह है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत से अलग करने कौन सा नियम था? भारत सरकार अधिनियम 1935 था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, या रानी की उद्घोषणा थी, या मार्ले मिंटो सुधार था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम के बर्मा से अलग भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये ध्यान रखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। वर्तमान में बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग कर सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 दो भागों में विभाजित किया गया। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण इसे दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। एक है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है बर्मा सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, मॉन्टफोर्ड सुधारों से की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। मॉन्टफोर्ड की सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसमें देखेंगे आगे। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं प्रांतों में द्वैशासन की स्थापना करना था। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। कितने भागों में विभाजित किया गया था? दो भागों में, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब अगला टॉपिक आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा देते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। भारत छोड़ो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तब भारत का वायसराय कौन था? तब भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो थे। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया 1942 में 8 अगस्त 1942 को, तब कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये था क्रिप्स मिशन की सफलता। कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता था। क्रिप्स मिशन की विफलता था। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली या दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ ही उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया था।
अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? नेताजी किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने, है नेताजी जी के उपनाम से जाना जाता है। अच्छा, सुभाष चंद्र देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। 6 जुलाई 1944 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यह है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो ये है मोहन सिंह। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, 1939 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोईरांग में भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्मी ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह है मणिपुर में। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने मोईरांग में इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज फहराया था। मोईरांग में जो है इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज फहराया था। मोईरांग शहर भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है 1944 में। अगला प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो पूर्वी एशिया किसके निमंत्रण पर आए थे? रास बिहारी बोस के। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये थी अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत को अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? तो ये है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगला टॉपिक आता है आधुनिक भारत का इतिहास विविध में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मंत्रिमंडल में कब इस्तीफा दिया गया? तो ये दिया गया इस्तीफा 1939 में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। वर्ष 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को स्वतंत्रता स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है।
चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो ये हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। वर्ष 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या है? वह है हसरत मोहानी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी प्रथम कार्यकर्ता हैं। 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। 1722 ईस्वी में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की? तो ये जो है आगरा की 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय को दी गई थी। इन्होंने जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। 1722 में राजा सवाई जयसिंह ने सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह द्वारा आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ये है अंग्रेजी भाषा को। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? अंग्रेजी भाषा को। ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? के.एम. मुंशी ने जो है भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक एवं शिक्षाविद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। के.एम. मुंशी का नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा वर्ष 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य शिक्षा, कला एवं संस्कृत को बढ़ावा देना था। शिक्षा, कला और संस्कृत को बढ़ावा देना था भारतीय विद्या भवन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम के नाम से। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बाल विवाह अवरोध निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हरिविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था, जिसमें लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? तो ये होता है गहरा नीला। भारतीय ध्वज यानी तिरंगे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। भारतीय तिरंगे की पट्टियाँ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा वर्ष 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों धर्मों के विभिन्न भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो ये हैं सोमनाथ लाहिड़ी।
इसको पढ़ लेंगे ज़रा। एक कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो ये है कैबिनेट मिशन योजना। इसमें देखेंगे कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के तथा AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी और संविधान सभा का गठन प्रांतीय सभाओं द्वारा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो ये मनाया था मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था, घोषित किया था। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने पूरा? मुस्लिम देश की मांग को पूरा करने हेतु मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति में हुई। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन ने स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नए देश के रूप में उदय हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भूदान ग्राम विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। भूदान या ग्राम आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। यह एक सर्वोदय आंदोलन पर आधारित विचारधारा थी, जिसके तहत जमींदार वर्गों से भूमिहीन वर्गों को भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया था। तो अगला है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरंभ किया था। वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित और शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित कबदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है? जून 1897 में चापेरकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124(1) के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दी गई। देश भर में इसका भारी विरोध हुआ। तिलक काफ़ी लोकप्रिय हो गए।
जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे कहते हैं यूजीसी, का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सर्वाधिक निकाय बन गया। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सर्वाधिक निकाय बन गया। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। आगे बढ़ेंगे। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका भी निकाली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। 1900 कब की गई थी? 1916 में। 1916 में की गई थी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई। ठीक है, अगले 22 मार्च 1922 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग की गई। निर्माण प्रस्ताव पारित किया गया। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये थे जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन किस प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचांट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचांट यानी कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचांट में पृथक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, सिखों और आंग्ल भारतीयों, दलितों आदि पर लागू किया गया था, कर दिया गया। अगला है, पूना समझौता 1932 इनके मध्य एक करार था। किसके मध्य? तो अम्बेडकर और गांधी के मध्य एक करार था। क्या करार था? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी और अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। अगले प्रश्न की बात करेंगे। घटना और तारीख के इन जोड़ों में निम्नलिखित कौन सा मेल नहीं खाता है? दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911 में। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार चंपारण में अभियान शुरू किया 1917 में। अगला है, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की। सुभाष चंद्र बोस ने INC की में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? तो एनी बेसेंट और किसके उसमें? लोकमान्य तिलक में। देखो, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर 1916 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, 1866 में
भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें से ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था। अगली बात प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यह है दादा भाई नौरोजी। धन की निकासी का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान VKRV राव द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्ष 1949 में PC मोहनलाविस की राष्ट्रीय अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय फौज। रास बिहारी बोस ने वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया में अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना को यानी इंडियन नेशनल आर्मी को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। भारत में राजनीतिक सुधारों की आंदोलन के शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। 1823 ईस्वी में एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का आनंद हुआ। विरोध स्वरूप राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया। वर्ष 1927 के ज्यूरी एक्ट का भी उन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो यह है बहुकारक का सिद्धांत। इसमें नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत जो है संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है। जब परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत जो है नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर बर्ग ने किया। किसका? नेतृत्व बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने किया। आगे बढ़ेंगे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो ये है 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि वर्ष 1939 से 1945 तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ में शामिल नहीं था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद वर्ष 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो ये है 1965। हाजी पीर की लड़ाई कब लड़ी गई? 1965 में। भारतीय पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1965 में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के हाजीपीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के हाजीपीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के बाद अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये है एडविन लुटियंस। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। यह तब है कि 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? 1911 में। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये तो राजस्थान के थे। कौन? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वे राजस्थान राज्य के जिला उदयपुर के निवासी थे। इन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया। एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत जो है किससे संबंधित है? एक ही आंदोलन से। एक ही आंदोलन से संबंधित थे, और ये जो है राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? ये सर मोहम्मद इकबाल ने। उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग के संबद्ध हो गए। यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने करी है? तो ये करी है सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला है, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? दत्तात्रेय गोविंद गोपाल। ठीक है, नाथूराम गोडसे के 3 भाई दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे, जो आरएसएस के सदस्य थे। वर्ष 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गोडसे आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाही के रूप में संगठन में सम्मिलित हुए। गोडसे के पिता विनायक वामन राव गोडसे और मां लक्ष्मी गोदावरी थी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन भारत में जो है 1928 में आया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। अगला प्रश्न था, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो ये है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके जवाब में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। दीनबंधु CF एंड्रूज को और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। CF एंड्रूज को जो है दीनबंधु और देशबंधु चित्तरंजन दास को, CF एंड्रूज को दीनबंधु और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये है स्वराज पार्टी का गठन किया था। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद में राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर स्वराज पार्टी नामक
नाम राजनीतिक दल का गठन किया था। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा समिति निम्नलिखित 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया था? तो ये है अधिकारों का बिल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को महसूस किया था तथा मांग की थी कि ब्रिटिश शासकों को लोगों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल यानी बिल ऑफ राइट्स नामक विधेयक प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? तो ये है गुप्त समाजों का संगठन अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने का कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैक मोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है। मैक मोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। किसमें? शिमला संधि पत्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने वर्ष 1914 में शिमला संधि पत्र पर प्रस्तावित किया था। इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। शिकागो 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से की घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? रोलेट एक्ट 1919, गांधी ऋण समझौता 1931, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, एल्बर्ट बिल जो है 1883, यानी सबसे पहले एल्बर्ट बिल, फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909, फिर रोलेट एक्ट 1919, फिर गांधी ऋण समझौता 1931 है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट 1919, गांधी इरविन समझौता 1931, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, एल्बर्ट बिल 1883। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये हैं ब्रिटिश शासक। भारत में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई। रेलवे इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार में लाल कुर्ती। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापित किया गया था, जिसे लाल कुर्ती के नाम से, रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सूरत गुजरात के बरदौली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया।
बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुए थे? तो इसमें विवादित प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में 26 अक्टूबर 1944 को सम्मिलित हुए थे, जिसमें लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। तो ये रक्षा के प्रमुख थे। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में जो है रक्षा के प्रमुख थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें बलदेव सिंह जो हैं रक्षा मंत्री थे, जबकि आसफ अली रेल मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभागाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ये थे डी क्लेमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। क्लेमेंट एटली का कार्यकाल वर्ष 1945 से वर्ष 1991 तक था तथा वे लेबर पार्टी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो इन्होंने संविधान सभा से दिया था। चौदह अगस्त 1947 की मध्य रात्रि ट्रस्ट विद डेस्टिनी नियत से वादा शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद तत्कालीन संविधान सभा से दिया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियंस की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? पोलो कूट नाम दिया गया था हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में किए गए अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया। हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत सरकार द्वारा 1948 में अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया। यह अभियान हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने से संबंधित था। 5 दिन तक चले इस अभियान के बाद 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अब अगले सब्जेक्ट इतिहास के बाद में आएगा हमारा भूगोल को जो है हम लोग अगली सीरीज में देखेंगे।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।